ख़वातीन व हज़रात, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी के हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि बहुत से नाजरीन के सवालात मुसलसल आ रहे हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में जो स्वीडिश सफारतखाना है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पे वीज़ा की दरख्वास्तें उन्होंने लेना शुरू की हैं या नहीं। हालांकि इस हवाले से आपने देखा होगा कि इस चैनल पे मैंने कई व्लॉग बनाए हैं, और ये आपको पता है कि जब फरवरी में इस साल स्वीडिश एम्बेसी ने इस्लामाबाद में काम बंद किया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक वक्फ़ा आया, और उसमें ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को हुई जिनके एडमिशन्स स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके थे, लेकिन इमिग्रेशन प्रोसेस ना होने की वजह से वो परेशान थे, क्योंकि वो अगला प्रोसेस नहीं हो सकता था। और बदकिस्मती से 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आला तालीम के लिए स्वीडन नहीं आ सके। इसके बाद स्वीडिश एम्बेसी ने ये ऐलान किया कि वो इमिग्रेशन सेक्शन जो है वो पाकिस्तान से जो है वो थाईलैंड और इथोपिया दो जगह पे वो जो है वो काम करेगा। वो इसलिए कि स्वीडन में आने के लिए जो वीज़ा है, अगर तो 90 दिन से ज़्यादा देर के लिए वीज़ा चाहिए, जो फैमिली रीयूनिफिकेशन हो सकती है, कोई शादी के बाद अगर कोई अपने पार्टनर को बुलाना चाहता है, या कोई मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, वर्क परमिट पे आ रहा है, या वैसे अगर मिलने के लिए भी किसी को जाना है, तो वो 90 दिन से ज़्यादा देर के अगर वीज़ा किसी ने अप्लाई करना है तो वो इथोपिया के जो दारुल हुकूमत अदीस अबाबा है वहाँ पे स्वीडिश एम्बेसी में जाना पड़ेगा। और अगर 90 दिन से कम का वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, या किसी कारोबार के लिए किसी ने जाना है, या किसी को मिलने के लिए वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए जो थाईलैंड का दारुल हुकूमत है बैंकॉक, वहाँ पे जो स्वीडिश एम्बेसी है वो उसको प्रोसेस करेगी। अब इन दोनों की मैं तफसील बता देता हूँ, और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए जो नाजरीन बार बार ये सवाल पूछते हैं वो इस व्लॉग को देख लें, और यही जो है वो हतमी और ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके साथ ये भी है कि जो पाकिस्तान में स्वीडिश सिटीज़न हैं, अगर उन्हें किसी वजह से सफारत खाने से मदद की ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया हो, गुम हो गया हो, या उन्हें कोई और किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, तो उनके लिए जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है वो बिल्कुल हेल्प करेगी, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना देगी, उनके लिए वो तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी इमिग्रेशन के हवाले से काम है वो इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी बिल्कुल नहीं कर रही। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये समझिए कि जो पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं या पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं, अगर वो स्वीडन आना चाहते हैं तो उनकी जो किसी किस्म की भी जो हेल्प है वो इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी नहीं करेगी। अब इसमें पहली सूरत हम आते हैं वो लोग जिन्होंने 90 दिन से ज़्यादा का वीज़ा लेना है, जिसमें अगर उनका एडमिशन जहाँ पे हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, या किसी वो प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं, या वर्क परमिट उन्हें मिला है, या फैमिली रीयूनिफिकेशन है, या कुछ लोग होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी ग्राउंड्स पे, उन सब को जो है वो स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है जो बुनियादी तौर पे वीज़ा जारी करने का काम करता है, उन्होंने यही हिदायत की है कि वो वहाँ पे जो अदीस अबाबा इथोपिया है वहाँ जो स्वीडिश एम्बेसी है वहाँ अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो तय करें, और वहाँ जाने के लिए स्वीडिश एम्बेसी या स्वीडन की हुकूमत किसी किस्म का भी कोई कोऑपरेट नहीं करेगी। मसलन अगर इथोपिया का वीज़ा चाहिए, या वहाँ पे आपने कितने दिन रहना है, किस तरह, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करनी। आपने वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, और आपने जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो कहते हैं कि अपनी टिकट वगैरह बुक करें। अगर आप टिकट बुक कर लेंगे और बाद में कि जी हमें अपॉइंटमेंट दो, तो एम्बेसी जो है वो इस सूरत हाल को उन्होंने कहा जी कि ये आपके लिए मुश्किल हो सकती है। फिर जब आपने वहाँ पे अप्लाई करना है तो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिन लोगों ने अप्लाई करना है एप्लीकेशन में हैं, उनका है केस नंबर, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो उसके लिए भी ज़ाहिर उनके हो सकता है ट्रांसलेटर का अरेंज करना पड़े। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपने वहाँ पे मुहैया करनी है, और फिर वहाँ पे ही एप्लीकेशन जो है वो अगर एक्सेप्ट होती है तो वहीं पे जो बायोमेट्रिक्स होगा, उंगलियों के निशानात वो लेंगे, और वो सारा जो है वो उसके बाद बता देंगे। और इसमें उन्होंने कहा जी कि ये सारा जो प्रोसेस है
इसमें 3 से 4 हफ्ते लगते हैं और उसके बाद जो कार्ड होगा जो परमिट का वो वहाँ पे उस एम्बेसी को भिजवा दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो स्वीडन में अगर लेना चाहे तो आप अथॉरिटी लेटर दे के यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में इस्लामाबाद में जो स्वीडिश एम्बेसी है उसका कोई रोल नहीं, उसका कोई किरदार नहीं और वहाँ से कोई कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इमिग्रेंट वीज़ों के लिए तमाम की तमाम मालूमात आपको राब्ता जो एथोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा वहाँ पे करना होगा। अब दूसरी सूरत आ गई वो कि जिसमें जो है वो 90 दिन से कम वीज़ा लेना है, सैर के लिए को आना चाहते हैं, अपने अजीज़ों को मिलने के लिए आना चाहते हैं या किसी कारोबारी मीटिंग के लिए आना चाहते हैं, उन सब के लिए जो मशरक़ बईद के ममालिक हैं जिनमें बर्मा है, थाईलैंड है, वियतनाम है, फ़िलिपाइंस है, सिंगापुर है, उनको मलेशिया है, उनको रखा गया है। उनमें भी ये कि कैपिटल्स हैं जिनके जो नाम है बैंकॉक है, यंगून है, हनोई, मुंशिमन सिटी है, मनीला है, सेबू है, जकार्ता है, बाली, नोमपेन, कोलालमपुर और सिंगापुर। वहाँ पे VFS जो ग्लोबल है वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट उनको देना है, वो आगे भिजवा देंगे स्वीडिश एम्बेसी थाईलैंड में जो बैंकॉक में है वहाँ पे, और वो इसके प्रोसेस में तकरीबन 21 दिन लगाएंगे। वीज़ा लगने में उन्होंने कहा जी 2 वीक लगेंगे और 1 वीक जो है वो ख़त-व-ख़िताबत का हो सकता है। उन्होंने कहा जी इस दौरान आपका पासपोर्ट जो है वो स्वीडिश एम्बेसी बैंकॉक के पास होगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये अपॉइंटमेंट आपने जिन शहरों का मैंने बताया वहाँ से लेनी है। वहाँ से आपका जो है वो पासपोर्ट वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आएगा वहाँ पे बैंकॉक में, फिर वो उस पर फ़ैसला करके आपको बाद में बता देंगे और इस तरह से आप जो है वो बाद में अपना पासपोर्ट वगैरह रिसीव कर लेंगे। लेकिन वो भी स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद का इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो ये इन्होंने तरीक़ाकार जो है वो तय किया है इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए, और ये ख़ासा मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल तरीक़ाकार है। और इसमें उन्होंने कहा जी कि जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी है इसमें कोई तेज़ी से प्रोसेस वाला भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं, ना ही इसमें कोई जो है वो तरजीही बुनियादों पे प्रायोरिटी होगी। तो दोनों सूरतों में उन्होंने कहा जी कि आपने अगर फ़्लाइट वगैरह बुक करनी है तो पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद बुक करें, अगर होटल भी बुक करना है बाद में करें, अगर आप पहले कर लेंगे तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है वो स्वीडन आने के लिए उन्होंने जो है वो एटलीस्ट ये जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ये तो एक हिसाब से नामुमकिन हद तक मुश्किल कर दी है। और इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स को नहीं हुआ, उन्हें तो चलो हुआ, और उस वक्त लोगों का ख्याल था ये स्टूडेंट्स को ही हो रहा है। जो कारोबारी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनके लिए यहाँ स्वीडन में बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनके वालिदैन, बहन, भाई, दोस्त गर्मियों में यहाँ आते थे, अब वो नहीं आ सकते, वो स्वीडन का वीज़ा नहीं ले सकते। और इसी तरह अगर किसी ने यहाँ से स्वीडन से अगर कोई फैमिली अपने बच्चों को पाकिस्तान से बुलवाना चाहता है उसके लिए भी मसला है, किसी को अगर वर्क परमिट मिलता है उसके लिए भी मसला है। तो ये बहुत बड़े मसाइल खड़े हुए हैं और ये हुकूमती लेवल पे हल होने चाहिए थे। आपको याद होगा कि कई व्लॉग्स में मैंने इस पे बात की, मैंने अखबारात में कॉलम भी लिखे, अभी भी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कॉलम की सूरत में चंद दिनों तक इंशाल्लाह छपेगा अखबारात में, ताकि आवाज़ जो है वो आगे तक जाए, कोई उस आवाज़ को सुने या ना सुने, लेकिन अपना काम तो है कि मैसेज जो है वो आगे कन्वे कर देना। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमती लेवल पे इस मसले का हल होना चाहिए था, ताकि हुकूमत पाकिस्तान भी ये कहती है कि हमारे शहरियों के लिए क्यों ऐसा किया गया है, किसी और मुल्क के साथ ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया गया है। और अब सोचें कि पाकिस्तान से वीज़ा लेने के लिए एथोपिया जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से वीज़ा लेने के लिए आपको वियतनाम, फ़िलिपाइन और वहाँ जाके थाईलैंड, बर्मा जैसे मुल्कों में अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ेंगी। कम से कम पोस्टल सर्विस पाकिस्तान की यूज़ हो सकती थी, पाकिस्तान में जैसे जैरीज़ या दूसरे हैं, यहाँ से ये प्रोसेस हो सकता था, यहाँ से ये प्रोसेस भी नहीं हो सकता। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल जो है वो बनाई गई है, और इसका खमियाजा जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग जो आना चाहते हैं ये स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, बल्कि जो स्वीडन में लोग हैं जिनके प्यारे पाकिस्तान में हैं, जिनको वो कभी अपने
बुलाना चाहते हैं खुशियों में मिलने के लिए, वो भी भुगत रहे हैं। बहरहाल बार बार आप लोगों के सवालात आ रहे थे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि एक मरतबा फिर तमाम मालूमात को यकजा करके इस व्लॉग की सूरत में पेश कर दिया जाए। और मज़ीद अगर आप देखना चाहेंगे तो जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है उसमें उन्होंने लिंक दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है। लेकिन आप ये समझें कि स्वीडन इमिग्रेशन के लिए जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो उसका प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आप लोगों के लिए काफ़ी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत से कुछ लोग जो हैं उन्होंने जाना शुरू भी कर दिया। मुझे 3-4 मैसेजेस आए कि हम इथियोपिया जो है इमिग्रेंट वीज़े के लिए जा रहे हैं और शायद कुछ विज़िट वीज़े के लिए थाईलैंड का भी रुख कर रहे हों। तो बहरहाल जो लोग जाएँ वो अपने फिर तजर्बे से हमें बताइएगा कि उनका तजर्बा कैसा रहा, किस तरह से अपॉइंटमेंट मिली और वहाँ पे रहने का सारा, ताकि जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं वो भी इस हवाले से जान सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।